0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो ध्यान से। हाँ, फिर कह रहा है विच वुड बी इक्वल टू, ये एनर्जी किसके बराबर होगी? ये एनर्जी बराबर होगी Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा क्लोरीन में, एटम में। तो देखो किसी भी रिएक्शन का मोड उल्टा जाता है, मोड, तो उस केस में हीट चेंज वही रहता है, केवल साइन बदल जाता है, साइन। क्योंकि पहला रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो दूसरा क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। साइन बदलेगा लेकिन वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन बनाया तो एनर्जी रिलीज हुई 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब यही क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा क्लोरीन में, क्लोरीन एटम में कन्वर्ट होगा, तो ऐसे केस में 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। एनर्जी सेम रहेगी, केवल साइन बदल जाएगा। तो इसका आंसर हो गया बी आंसर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड आयन। माइनस चार्ज कर लेना बस। नहीं, चौथा लिखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl माइनस, है ना? Cl डॉट नहीं लिखा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, तो देखो पहली एनर्जी भी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही है, तो वही है, लेकिन यहाँ बदलना है इसको। मतलब वैल्यू सेम होनी चाहिए, सेम वैल्यू आनी चाहिए। विच इज इक्वल टू, यदि माइनस नहीं है, मान लो केवल इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम बोल रहा है, तो चौथा आंसर सही है। जब वहाँ डॉट लिखा है कि नहीं? डॉट वो माइनस है। हाँ, यदि डॉट नहीं है तो चौथा आंसर सही है। ठीक कर लो ना, जो भी है डॉट हटा दो, तब हटा दो तो चौथा आंसर सही है। आखिर डिफिनीशन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। हाँ, अच्छा 2 का बताओ। 2 का, हाँ सेकेंड। 3 का 4, 4 का 3, 5 4। पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड कैन बी एक्सप्लेन बाय, बॉन्ड पोलरिटी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, आयोनाइजेशन एनर्जी से, इलेक्ट्रोनेगेटिव से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? हमने कहा था कोई मालिक्यूल ए बी है, समझो इसमें ए की आयनर्जी कम है, ए की आयनर्जी कम है, मतलब ए जल्दी लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज जल्दी आएगा, और बी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, मतलब बी इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज जल्दी आएगा। तो बताओ नेचर बॉन्डिंग क्या हो गया? आयनिक। नहीं पता है था? तो आयनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से बॉन्डिंग की पोलरिटी पता चलती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव से पता चलता है। तो आंसर हो गया आल। 5 का 4, अच्छा 6 का 3, 7 3, 8, हाँ 2, 9 1, 10 1, 11, हाँ 3, 12 4, 13 का 3, नहीं कॉपी खोलो, कॉपी खोलो। 13 का 3, नहीं 3 कॉपी खोलो ना, कॉपी खोलो, कॉपी देखो है। 13 का 3, हाँ 14 4, 15 का 3, 16 4, फिर 16 का 4, 17 3, 18 1, 19 2, 20 का 3, 20 का 3, 21 1, 22 3, 23, बोलो आंसर सेकेंड। 24 सेकेंड, 25 फर्स्ट, 26 हाँ लेस देन 0 होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा है ना, हाँ नॉर्मल गैस 0 कर दो, 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉर्मल गैस की 0। 26 का 0, मतलब चौथा ऑप्शन, 4 ऑप्शन। थर्ड है, हाँ जो भी हो 0 करना, थर्ड आंसर होगा 0। 27
हाँ 3 28 3 29 हाँ सेकेंड 30 पेपर चाहिए पेपर 30 विच आर द फॉलोइंग इनकरेक्ट एलिमेंट विच है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलवेज है हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये इनकरेक्ट है। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज़्यादा होगी? नहीं, ये इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट होगा 30 का 1, उसी का बी जो बी क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। सही तो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये आइसोलेट एटम की प्रॉपर्टी है, फ्री एटम की प्रॉपर्टी है, बताया था क्लास में। बाकी नीचे जो क्वेश्चन है डाउट क्लास के बाद पूछ लो, सब एनसीईआरटी के प्रॉब्लम है, जिसको जरूरत हो तो पूछ लो, बता दें अभी हम। 16 हाँ 16 क्या बोल रहा है? सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन इज 0। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड हेलोजन की क्या होगा? 0। अच्छा हेलोजन का नहीं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर हेलोजन 16 बोला है ना। अच्छा रुक जाओ, हाँ व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na+? हाँ Na+ की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, यही ना है? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na+? हाँ Na+ का कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या है Na+ का? हाँ सोडियम का 11 होता है ना, तो एक लॉस होने के बाद 10 बचा, और 10 का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोल रहा है? क्या इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि कंप्लीट है ये एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, 0। और बोलो 20 हाँ थॉट इट इज सेड दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज मोर देन ऑक्सीजन। बताए तो थे, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो रिपल्सन की वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर से कम हो जाएगी, बताया था। और बोलो 4 हाँ फर्स्ट आईपी ऑफ मेटल 367 किलो जूल्स, 1 mole of metal atom react with 1 mole X atom to form M+ and X-, releasing 355 kilojoules on heat in this process. What is the electron affinity of X? यही ना है? हाँ देखो सामने, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखो। हाँ 1 mole M, 1 mole मेटल M रिएक्ट विथ 1 mole X। मेटल M का 1 मोल X से रिएक्ट कर रहा है, अब बना क्या रहा है? M+ X-। इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी जो मिल रही है हमको, हाँ रिलीजिंग 255 किलो जूल्स, -255 किलो जूल्स एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? ध्यान से देखो, यहाँ 0 से +1 में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? लॉस। तो दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। और यहाँ देखो यही एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले रहा है, ये एटम एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है? एनायन। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और ये क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। और इस दोनों एनर्जी का सम वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, टोटल हीट का चेंज कितना हुआ रिएक्शन में। तो बताओ ये जो टोटल एनर्जी आ रही है दोनों का सम है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ये सम वैल्यू है 255 किलो जूल्स। किसी भी रिएक्शन में जो हीट का चेंज होता है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की हीट का डिफरेंस होता है। तो टोटल हीट कितनी निकल रही? 255। और ये आ कहाँ से रही है? आयोनाइजेशन एनर्जी और प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सम, दोनों को मिला करके ना बोलते हैं हैश लॉ। सुना है हैश लॉ? तुम लोग आगे चल के थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे हैश लॉ। किसी भी रिएक्शन का जो हीट चेंज होता है वो उसके इंडिविजुअल स्टेप के हीट चेंज के सम के वही सम किया, देखो हैश लॉ। हाँ अब वैल्यू रखो जरा। आइसर्जी एनर्जी की लिखा है इसमें
आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, हाँ आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितना दिया है 367, तो यहाँ रख दो, यहाँ रख दो 367। अब पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालो, कितना है देखो, निकालो, आया। और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसमें है, इंडो की एक्सो, डेल्टा एच नेगेटिव की पॉजिटिव, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, देखो आया, हो गया। हाँ बोलो बोलो, मल्टीपल चॉइस, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लोरीन इज नॉट करेक्ट, यही ना है। हाँ पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट फ्लोरीन, ये लाइन कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा क्या बोल रहा है, फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म ऑक्सी एसिड, हाँ फ्लोरीन ऑक्सी एसिड नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा फ्लोरीन, और जो बनाता भी है तो वो इंडस्ट्री कंडीशन बनाता है, फ्लोरीन ऑक्सी एसिड नहीं बनाता, क्योंकि फ्लोरीन के पास वैकेंट डी नहीं है पहली बात, और उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए नहीं बनाता। और फिर लिखा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन लेस दैन दैट ऑफ क्लोरीन, हाँ ये तो सही है। फ्लोरीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज मेटल फ्लोराइड, फ्लोरीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज मेटल फ्लोराइड, हाँ फ्लोरीन का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो फ्लोरीन गैस बनती है ना, वो वाटर से तुरंत रिएक्ट कर जाती है, जैसे NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है ना, तो जब क्लोराइड एंड एनोड पे डिस्चार्ज होता है तो क्लोरीन बनता है, और ये क्लोरीन वाटर से तुरंत डार्क लाइट में ही रिएक्ट करता है, डार्क में रिएक्ट नहीं करता, लेकिन फ्लोरीन जो होता है वाटर से तुरंत रिएक्ट कर जाता है, बिकॉज फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से हम फ्लोरीन का आइसोलेशन कभी इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा नहीं करा सकते। हाँ नोट, क्वेश्चन नंबर हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, पहला है ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कोई डाउट इसमें। हाँ बी नाइट्रोजन हैज 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डी है क्लोरीन हैज हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू स्मॉल साइज, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है ड्यू टू स्मॉल साइज, मतलब फ्लोरीन एक्सेप्शनल केस है ना, फ्लोरीन को छोड़ दो, फ्लोरीन तो एनामलस बिहेवियर शो करता है, तो फ्लोरीन के बाद बचा क्या, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें क्लोरीन सबसे छोटा है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी, हाँ उसी के लिए स्मॉल साइज लिखा है। ये फ्लोरीन को हटा दो, वो तो एनामलस है ना, एनामलस को अलग रख के चलो, बाकी क्लास के बाद पूछ लेना, कुछ आप ही टॉपिक बढ़ा दें आगे। हाँ कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिव चल रहा था ना, नॉट, क्वेश्चन नंबर नॉट करेक्ट, तो (16) हाँ नॉट करेक्ट, इसमें फ्लोरीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज मेटल फ्लोराइड, अच्छा हाँ कैन नॉट, यहाँ भी नॉट डाल दिया ना, नॉट नॉट दो हो गया, फ्लोरीन कैन नॉट बी, ये स्टेटमेंट सही है, डी वाला स्टेटमेंट सही है, फ्लोरीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, ऐसा रुको रुको फ्यूज़ है, एक मिनट, फ्यूज़ है, पानी है ही नहीं, फ्यूज मेटल फ्लोराइड है, फ्यूज़ मतलब वहाँ पानी है ही नहीं, हाँ मोल्टेन कंडीशन में, तो मोल्टेन कंडीशन में तो फ्लोरीन बन जाएगा, लेकिन पानी में नहीं बनेगा, क्योंकि जब फ्लोरीन बाहर आएगा तो वाटर है ही नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, मोल्टेन कंडीशन में हो जाएगी, एक्वस सोल्यूशन में नहीं होगी, जहाँ लिखा है नॉट, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ गया ना। हाँ फ्लोरीन ऑक्सी एसिड केवल एक तो बनाता है HFO, बस केवल एक बनाता है, लेकिन बाकी नहीं बनाता, जैसे क्लोरीन क्या बनाता है देखो, HClO, HClO2, HClO3,
मतलब ये ज़्यादा बनाता है और ये कम बनाता है। हाँ, तो इसमें हम देखेंगे कौन सा आंसर मेरा बेस्ट चल रहा है। इसमें आंसर जो दिया है नॉट बोला है ना, इनकरेक्ट बोला है ना, तो इनकरेक्ट में सबसे ज़्यादा मेरा बेस्ट आंसर क्या जाएगा कि इसमें लिखा है फ्लोरीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई, जबकि फ्लोरीन फ्यूज मेटल हाइड्राइड से हम बना सकते हैं, एक्वा सोल्यूशन नहीं बना सकते, लेकिन फ्यूज में तो बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो पूरा इनकरेक्ट हो गया। जबकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से नहीं बना सकता, लेकिन एक्सेप्शनल एक तो बनाया, तो इस हिसाब से हम सेकंड वाले को आंसर नहीं देंगे, चौथा आंसर देंगे। हमने 4 दिया भी होगा, 4 दिया है ना, है कि नहीं, इसीलिए दिया। तो जब भी हमको इलेक्ट्रोलिसिस करानी है फ्लोराइड सॉल्ट की, फ्यूज कंडीशन में कराएंगे, एक्वस में नहीं। यदि एक्वस में कराओगे तो फ्लोरीन जो बाहर आएगी तुरंत वाटर से रिएक्ट कर जाएगी, बिकॉज फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव। यदि एक्वस दिया होता तो ये गलत हो जाता, ये फ्यूज कंडीशन में। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव का एप्लीकेशन चल रहा था ना। हाँ, अगला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर का जो कंसेप्ट है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पर आधारित है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर डिपेंड करता है। जैसे देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, या माइनस और यहाँ आएगा प्लस, इसका भी खींचेगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, तो मतलब ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया, -2। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -2। मतलब जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्डिंग के दौरान उस एटम के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या तो गेन होगा। उस लॉस गेन से जो चार्ज आएगा वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो ऊपर चार्ज क्या आ गया, माइनस में, माइनस। मान लो सामने फ्लोरीन होता, तो मान लो फ्लोरीन होता था, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से ज़्यादा है, फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस प्लस, ये भी अपनी तरफ खींचेगा माइनस प्लस, तो पता ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आया, +2 आया। तो एक ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर दोनों केस में अलग अलग आ रहा है, यहाँ -2 तो यहाँ आ रहा है +2। क्लियर हुआ? नोट करो, नोट करो। द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज टोटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The concept of oxidation number is totally based on, हाँ बीच में ना घूमे, क्या बीच में ना घूमे, बैठ जाए एक तरफ। The concept of oxidation number is totally based on electronegativity. If elements show high electronegative, if elements show high electronegative, if element having high electronegative, it will show negative oxidation state. If element show high electronegative, it will show negative oxidation state. And when it having low electronegative, if the element show less electronegative, it will show positive oxidation state. If element having high electronegativity, it will show negative oxidation state, and when element show less electronegative, it will show positive oxidation state. यहाँ करने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर के दौरान जो चार्ज आता है किसी भी एटम के ऊपर, वो डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर। यदि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगी तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कम होगी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर का जो कंसेप्ट है ये टोटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर। आगे चल के ऑक्सीजन नंबर निकालना है हमको, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव को ध्यान में रख के हम लोग चार्ज डिफाइन करेंगे। अब जैसे वाटर में हमने क्या बताया, ऑक्सीजन का -2, तो OF2 में ऑक्सीजन का +2, H2O2 में हम निकालेंगे ऑक्सीजन का तो -1 आएगा। अच्छा, KO2 में निकालेंगे ऑक्सीजन का तो -½ आ जाएगा, ½ तो करने का मतलब यहाँ कभी निगेटिव वैल्यू तो कभी पॉजिटिव वैल्यू, डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर।
जहाँ ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की निगेटिव, अब यहाँ ऑक्सीजन की कम है, फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। बोलो बात समझ में आया? बाकी नंबर निकालना सिखाएंगे, कैसे अब -+2 आया, -½ कैसे आया, सब सिखाएंगे आगे चल के। ये चैप्टर है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वहाँ सिखाया जाएगा। नोट किया इसको? हाँ, अगला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिव का कि मेटल के हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम का हाइड्रोक्साइड होता है बेसिक क्योंकि OH आयन देता है इसलिए, और नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड मतलब क्लोरीन का हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, इज द एसिडिक। क्यों? क्योंकि H+ आयन देता है। ऐसा क्यों? मेटल का हाइड्रोक्साइड बेसिक क्यों होता है, OH आयन क्यों देता है? नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड एसिडिक क्यों, H+ आयन क्यों देता है? इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिव का कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि पोलर बॉन्ड पोलर सॉल्वेंट में पहले पोलराइज होगा। जिस बॉन्ड में पोलरिटी है वो पोलर सॉल्वेंट में पहले पोलराइज होगा। अब देखो सामने, यहाँ देखो, यहाँ क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसमें पोलरिटी किस में ज़्यादा, OH बॉन्ड में पोलरिटी ज़्यादा है कि OCl बॉन्ड में? हाँ, क्लोरीन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन क्या है, ये देखो। हाँ, क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस, और यहाँ डिफरेंस, तो पोलरिटी OH बॉन्ड में कि OCl बॉन्ड में? तो पोलराइज होगा पहले OH बॉन्ड, और जब भी OH बॉन्ड पोलराइज होगा तो बॉन्ड टूट के जाएगा उधर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। किसकी ज़्यादा, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की? हाँ, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, और क्या दे दिया, H+ है, तो एसिड हो गया। हाँ, इधर आ जाओ, यहाँ पोलरिटी मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड में ज़्यादा है कि OH बॉन्ड में ज़्यादा होगी? मेटल है पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पोलरिटी ज़्यादा है, और जो बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा वो पहले पोलराइज होगा, और ये पोलराइज होकर के उधर जाएगा जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, यानी क्या देगा, OH-, और यही OH- रिलीज करने से ये क्या हो गया, बेस। तो जो बॉन्ड ज़्यादा पोलर है वो पोलर सॉल्वेंट में पहले पोलराइज होगा। अब पोलराइज होकर के देगा, नॉन मेटल है तो एसिड देगा, अब मेटल है तो OH आयन देगा। नोट करो, इन पोलर सॉल्वेंट polar bond polarize first. In polar solvent, polar bond polarize first. In polar solvent, polar bond polarize first. In polar solvent, polar bond polarize first. जो बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा वो पोलर में पहले पोलराइज होगा। तो नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड में OH बॉन्ड पोलराइज होगा, और मेटल हाइड्रोक्साइड के बॉन्ड में मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड पोलराइज होगा, और ये देगा OH आयन, ये देगा H+ आयन। ये हो गया बेस और ये हो गया एसिड। ठीक है, जिस बॉन्ड में पोलरिटी होगी वो बॉन्ड पोलर सॉल्वेंट में पहले पोलराइज होगा। नाम सुना है, लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर डिजॉल्व इन, यही कंसेप्ट है। तो हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक, नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड आर एसिडिक। ऐसा क्यों, इसका कंसेप्ट यही है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए 3 स्केल बनाई गई है। इसमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल स्केल है पाउलिंग स्केल। हाँ, पाउलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू निकालने के लिए हेल्प लिया बॉन्ड एनर्जी का। बॉन्ड एनर्जी के डाटा से इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू निकाल ली। Pauling scale based on bond dissociation energy. Bond dissociation energy,
इन्होंने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के हेल्प से इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू निकाली। अब क्वेश्चन मन में आएगा कि बॉन्ड एनर्जी का इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या संबंध है, जो इन्होंने बॉन्ड एनर्जी का हेल्प लेकर के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू निकाल ली। देखो बात को समझो ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है और इधर से HCl, इन दोनों को मिला के HCl बना। हाँ, हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ का हाफ करेंगे तो रेडियाई हाइड्रोजन की आ जाएगी। क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ का हाफ करेंगे तो रेडियाई क्लोरीन की आ जाएगी। अब इन दोनों रेडियाई सम करेंगे, रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियाई ऑफ क्लोरीन। अब ये सम वैल्यू को इस HCl की एक्चुअल लेंथ से कंपेयर करना चाहेंगे हम कि ये सम वैल्यू जो आएगी इन दोनों की, क्या HCl की लेंथ के बराबर आएगी? नहीं आएगी, हम बता चुके हैं, कॉपी खोल के देखो बताए हैं। इसकी जो सम वैल्यू होगी वो HCl की एक्चुअल लेंथ से ज़्यादा आएगी। HCl की जो एक्चुअल लेंथ से ये सम वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा आएगी। क्यों? ये कम क्यों आएगी? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, ये बॉन्ड पोलर है, इसमें डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव का है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज़्यादा, तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। अपोजिट चार्ज में क्या होगा? अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन की वजह से इसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी वो सम वैल्यू से कम हो जाएगी। हम बताए थे एक दिन। अब उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है। इसकी लेंथ कम, इसकी लेंथ, और जिसकी लेंथ ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी उसकी ताकत कम हो जाएगी। जिसकी लेंथ ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? कम। तो बताओ इसकी जो बॉन्ड एनर्जी आएगी और इसकी बॉन्ड एनर्जी में फ़र्क होगा कि नहीं? तो ये फ़र्क क्यों आ रहा है? अच्छा, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी? इसकी लेंथ ज़्यादा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम, इसकी लेंथ कम, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। तो आखिर बॉन्ड एनर्जी में फ़र्क क्यों आ रहा है? क्योंकि ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस। इसी बात का हेल्प लिया पाउलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू निकालने के लिए और एक फार्मूला डिराइव कर लिया। स्टैटिकल डाटा से एनालाइज करके एक फार्मूला डिराइव किया और वो फार्मूला था इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम ए एंड बी इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल्टा। ये फार्मूला उन्होंने डिराइव किया इलेक्ट्रोनेगेटिव निकालने के लिए। और इस फार्मूले में हम हमेशा दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ही निकालते हैं, हमेशा। नोट करो उसको। इन दिस फार्मूला we always calculate difference in electronegative between two atom। पाउलिंग के फार्मूले से हम हमेशा दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ही निकालते हैं। ये डेल्टा क्या है? ये डेल्टा है एक्स्ट्रा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल। ये डेल्टा है एक्स्ट्रा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल। एक मिनट जाओ, क्वेश्चन पूछना है ना, पहले हमको बात पूरी कर लें दो ना, हमको पता है क्या मन में उठेगा अभी। हाँ देखो सामने, ये एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी क्या है? देखो सामने, अभी हमने बोला कि जब रेडियाई को सम करेंगे तो ये सम वैल्यू ज़्यादा आएगी इसकी एक्चुअल लेंथ से। अच्छा, अब इसकी लेंथ ज़्यादा तो इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी। तो इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी में जो डिफरेंस है वही है एक्स्ट्रा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, दोनों के रेडियाई का सम करके जो लेंथ निकाली जाएगी वो लेंथ ज़्यादा आएगी। तो लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। तो दोनों की बॉन्ड एनर्जी का जो डिफरेंस है वही है एक्स्ट्रा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल। अब बात आएगी कि वैल्यू निकालें कैसे आप।
इस दोनों की बॉन्ड एनर्जी का जो डिफरेंस है वो निकालें कैसे? तो निकालने के लिए उसने एक फार्मूला दिया पाउलिंग ने। फार्मूला ये है, डेल्टा इज इक्वल टू एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल AB। यहाँ पर हम HCl नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम HCl लिखेंगे तो तुम लोग फार्मूला HCl के लिए समझ लोगे, फिर HBr का प्रॉब्लम आएगा तो छोड़ दोगे, क्योंकि आपने HCl के लिए लिखवाया था। तो इसलिए हम इसको AB कर देते हैं। अब चाहे फार्मूला HCl के लिए आए, चाहे HBr, चाहे HI, चाहे CH, चाहे OH बॉन्ड, सब में ये कंसेप्ट लगा देना। तो हमने AB कर देते हैं। समझाने के लिए हमने HCl बोला, लेकिन फार्मूले में हम AB लिखेंगे ताकि सब में अप्लाई हो जाए। हाँ, क्या लिखा है? एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB। डेल्टा निकालना है। डेल्टा निकालने के लिए एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल AB माइनस अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी ऑफ होमोन्यूक्लियर AA इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल BB। ये है डेल्टा वैल्यू निकालने का फार्मूला। एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB माइनस अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB। हाँ, अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा? पाउलिंग ने अपना फार्मूला तो डिराइव कर लिया, प्रॉब्लम कैसे बनेगी इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी 104 किलो कैलोरी पर मोल दिया है, मान लो। मतलब हाइड्रोजन के भी दिया रहेगा, क्लोरीन का भी दिया रहेगा, HCl का भी दिया रहेगा। हाइड्रोजन का भी, क्लोरीन का भी बॉन्ड एनर्जी, HCl का, तीनों की बॉन्ड एनर्जी दिया रहेगा। क्या करेंगे? HCl की बॉन्ड एनर्जी उठा के यहाँ रख देंगे, HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी उठा करके यहाँ रख देंगे। बता रहे तुम्हारा ध्यान नीचे है, रह जाएगा गया क्वेश्चन हाथ से। ये गया, पाउलिंग गया, मुल्किन गया, ऑलरेडी तीनों निकल गई। यही है, सब बताते समय पत्नी कहाँ चले जाते हैं सब। तो देखो, हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी यहाँ रखेंगे, क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी उठा करके यहाँ रखेंगे, HCl की बॉन्ड एनर्जी यहाँ रखेंगे। बताओ सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? इस डेल्टा की वैल्यू उठा करके यहाँ रखेंगे, तो हमें दोनों एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मिल जाएगा। हाँ, फिर क्या होगा? एक की बताएगा, किसी एक की बता देगा, मतलब ए की बता दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव बताएगा, तो बी की हमसे पूछ देगा, बी की। तो जब हमको ये वैल्यू मिल गया तो हम किसी एक की जिसका दिया रख के दूसरे की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन नोट कर लो, घर जाके सॉल्व कर लेना, ताकि ये कंसेप्ट से रिवाइज हो जाए। लिखो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन 104 किलो कैलोरी पर मोल। बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन 104 किलो कैलोरी पर मोल। ये जो वैल्यू हम लिखवा रहे हैं ना, ये एक्चुअल वैल्यू है, रियल वैल्यू है। तो मेरा जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो भी तो सही आएगी ना, है ना? हाँ, क्या लिखा है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितना? 104 किलो कैलोरी। क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी 58 किलो कैलोरी है पर मोल। और बॉन्ड एनर्जी HCl का 103 किलो कैलोरी पर मोल। HCl का 103, क्लोरीन का 58 और हाइड्रोजन का 104 किलो कैलोरी पर मोल। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन 2.1। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव है 2.1। व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ क्लोरीन? व्हाट विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ क्लोरीन? क्वेश्चन ऐसे आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की क्या होगी, जबकि हाइड्रोजन की दी गई है 2.1।
हाँ, क्या करना है, HCl की बॉन्ड एनर्जी 103 यहाँ रख देंगे, हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी 104 यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, और क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी 58 यहाँ रख दिया। सॉल्व करके डेल्टा निकाल लिया, डेल्टा की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, सॉल्व करके डिफरेंस निकाल लिया, और डिफरेंस निकाल करके हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक बताई गई 2.1, तो रख के क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव निकाल लेंगे। वैल्यू रखना है, केवल कैलकुलेशन करना है, और जब हम सॉल्व करेंगे ना तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वही आएगी जो हम तुम लोगों को लिखवाए थे एक दिन। कहा था कुछ एलिमेंट की याद कर लो, वक्त पे काम देगा। हाँ, क्लोरीन का कितना लिखवाए थे, हाँ, तो वही आंसर आएगा, 3.0 आंसर आएगा, क्योंकि डाटा एक्सपेरिमेंटल है, एक्चुअल वैल्यू दिखाई गई है, तो ये वैल्यू भी सही आएगी 3। मतलब ऐसे ही बदल बदल के एनर्जी दे के प्रॉब्लम बन सकता है। अच्छा, इसमें हाथ उठ रहा है, शायद प्रॉब्लम ये होगा मन में कि ये वैल्यू यहाँ आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखा रहे हैं और यहाँ किलो कैलोरी दिखा रहे हैं। जवाब यहाँ क्या देखो कि इस किलो कैलोरी का बॉन्ड एनर्जी किस में निकाला, किलो कैलोरी में। इस किलो कैलोरी को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ 0.208 आएगा। तो ये जो फैक्टर दिख रहा है 0.208, ये कहाँ से आया, जवाब किलो कैलोरी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने की वजह से आया। नोट करो, द फैक्टर 0.208 अराइज, फैक्टर 0.208 अराइज due to conversion of kilocalorie to electron volt. Factor 0.208 arise due to conversion of kilocalorie to electron volt. Conversion of kilocalorie to electron volt. बोलो, बात समझ में आई। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बताया जा रहा है वो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की कोई यूनिट नहीं होगी। जो वैल्यू आएगी ना 3, इसका यूनिट मत दिखाना तुम, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव की कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये डिफरेंस दिखाया गया, एनर्जी का डिफरेंस है ना, डिफरेंस है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया, ठीक है, यूनिट इसकी नहीं होगी। हाँ बोलो, बात समझ में आया। अच्छा, पाउलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिव निकालने के लिए इस फार्मूले का हेल्प लिया, बॉन्ड एनर्जी के डाटा से वैल्यू निकाल लिया। हाँ, लेकिन इसके स्केल में प्रॉब्लम क्या है, कमी क्या है। नॉन मेटल की बॉन्ड एनर्जी तुम निकाल सकते हो बड़े आराम से, थर्मोकेमिस्ट्री में आता है टॉपिक बॉन्ड एनर्जी, निकाल सकते हो। लेकिन जो मेटल्स होते हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी को तुम एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि मेटल्स में कोवलेंट बॉन्ड के साथ मेटलिक बॉन्ड भी होता है। दो बॉन्ड एक साथ आ जाने से बॉन्ड एनर्जी की एक्चुअल वैल्यू तुम नहीं निकाल पाओगे, किसमें, मेटल में। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी की तुमको सही वैल्यू मिल ही नहीं पाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की भी सही वैल्यू नहीं आएगी। ये कमी है पाउलिंग स्केल में। नोट करो, ड्रॉबैक क्या है इसका, स्केल का ड्रॉबैक, बॉन्ड एनर्जी ऑफ मेटल कैन नॉट बी कैलकुलेट एक्यूरेटली। ये ड्रॉबैक है, पाउलिंग स्केल की कमियां है। क्या, बॉन्ड एनर्जी ऑफ मेटल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। Bond energy of metal cannot be calculated accurately. नॉन मेटल के जो बॉन्ड बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड, इनकी एनर्जी को हम निकाल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी। लेकिन मेटल के केस में बॉन्ड एनर्जी की एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, और जब बॉन्ड एनर्जी एक्यूरेट नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू भी एक्यूरेट नहीं आएगी पाउलिंग स्केल पर। ये इसकी कमियां हैं। अब इस कमी को दूर करने के लिए दूसरी स्केल बनाई गई, मुल्किन स्केल। मुल्किन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दूसरी स्केल क्यों बनी, क्योंकि पहली स्केल में प्रॉब्लम थी मेटल के केस में कि मेटल की बॉन्ड एनर्जी हम एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। हाँ चलें आगे, हो गया आंसर। अब देखो मुल्किन ने क्या किया, इन्होंने एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एवरेज वैल्यू निकाल लिया। एवरेज वैल्यू देखो, हमने क्लास में पहले ही बोला था, किसी भी एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी चाहिए उसे आयन एनर्जी बोलते हैं।
और उसी एटम में हमने एक इलेक्ट्रॉन डाला, इस एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो एनर्जी क्या हो गया? रिलीज। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और हमने कहा था किसी भी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू में फ़र्क आएगा। एक ही एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफरेंट आएगी। क्यों? क्योंकि तुमने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इनफाइनाइट तक गया, वो इनफाइनाइट तक ले जाने में तुमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वैलेंस शेल में, तो उसमें एनर्जी रिलीज कम होगी, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो कि वो ज़्यादा आएगी। दोनों की वैल्यू में क्या होगा? डिफरेंस। तो मुल्किन ने क्या किया? उसी का एवरेज निकाल लिया और बता दिया ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है। तो मुल्किन के अनुसार किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव एवरेज वैल्यू है आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज वैल्यू। ये है मुल्किन का फार्मूला इलेक्ट्रोनेगेटिव निकालने का। देखो, मुल्किन डिफाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एज द एवरेज वैल्यू ऑफ Mulkin defined electronegativity as the average value of ionization energy and electron affinity. Mulkin defined electronegative as the average value of ionization energy and electron affinity. एवरेज वैल्यू, क्योंकि फ़र्क है ना, एक ही एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ़र्क होता है, उसी का डिफरेंस एवरेज ले लिया उसने। आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी, किसी भी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तुम इनफाइनाइट तक लेके जा रहे हो ना, लॉस हो रहा है ना। जो चीज़ लॉस हो जाती है वापस नहीं मिलती है, मतलब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट तक चला गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में वो इलेक्ट्रॉन जो तुमने पाया है, तो इसका मतलब तुमको एनर्जी कम देनी पड़ रही, रिलीज होगी उसमें। ये वैल्यू कम, ये वैल्यू ज़्यादा, तो उसका एवरेज निकाल लिया मुल्किन्स ने और बोल दिया ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव और फार्मूला बना दिया इसका। सुनते चलो ना, हमको पता है क्या आएगा ना, पहले सुन लो, यहाँ तक आया। अच्छा, इसमें ये यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट नोट करो। इन दिस फार्मूला आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिपोर्टेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। In this formula, ionization energy and electron affinity reported in electron volt. इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाना है, इन दोनों वैल्यू को। चलो दिखाया मुल्किन्स ने, और इस फार्मूले का हेल्प लेकर के उसने सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिव निकाली, और निकालने के बाद पाउलिंग की वैल्यू से रिलेट किया उसने। तो क्या पाया? ये पाया कि मुल्किन्स वैल्यू जो इलेक्ट्रोनेगेटिव की आ रही थी वो पाउलिंग वैल्यू से ज़्यादा थी। कितना? 2.8 टाइम ज़्यादा वैल्यू आ रही थी। मुल्किन्स ने अपनी स्केल पर जो वैल्यू निकाली इलेक्ट्रोनेगेटिव की, उसको पाउलिंग से रिलेट किया, निकालने के बाद पाया कि मुल्किन्स वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.8 टाइम लार्जर दैन पाउलिंग वैल्यू। मतलब दोनों की वैल्यू में सिमिलरिटी नहीं है, डिफरेंट है। मुल्किन ज़्यादा है, पाउलिंग वैल्यू कम है। नोट कर लिया इसको। मुल्किन्स वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.8 टाइम लार्जर देन पाउलिंग वैल्यू। अब एक ही एलिमेंट की दो वैल्यू आ रही है, तो अब तो कन्फ्यूजन हो गया ना। अब हम महत्व किसको दें, पाउलिंग को दें कि मुल्किन को दें? दो वैल्यू आ गई, पाउलिंग की वैल्यू अलग है, मुल्किन की वैल्यू अलग है, दोनों का फार्मूले अपने अपने हैं। उसने बॉन्ड एनर्जी का हेल्प लिया, इसने आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हेल्प लिया, तो वैल्यू में फ़र्क आया, 2.8 टाइम मुल्किन का ज़्यादा आया। अब महत्व किसको दें? पहले ये विचार करो कि किस एनर्जी को तुम सही निकाल सकते हो, एक्यूरेट निकाल सकते हो। बॉन्ड एनर्जी को तुम ज़्यादा एक्यूरेट निकाल सकते हो या आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू को? बोलो। नहीं, बॉन्ड एनर्जी को हम ज़्यादा एक्यूरेट निकाल पाएंगे कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्यों? क्योंकि ये फ्री एटम की प्रॉपर्टी है और बॉन्ड एनर्जी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। और फ्री एटम क्या होता है? अनस्टेबल। मॉलिक्यूल क्या होता है? स्टेबल। तो स्टेबल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को तुम ज़्यादा अच्छा कैलकुलेट कर पाओगे कंपेयर टू आइसोलेटेड फ्री अनस्टेबल एटम। बात समझ में आया? तुम लोग आगे चल के बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ाएंगे, आयनिक बॉन्ड, उसमें लाइन आएगी
कि बॉर्न हेबर साइकिल से हम लोग लैटिस एनर्जी सही निकालते, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो फ्री एटम की प्रॉपर्टी है ना। अब फ्री एटम की प्रॉपर्टी को एक्यूरेट निकालना संभव नहीं है। निकालते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, एक रफ आइडिया ले लेते हैं, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू तुमको चाहिए, सही वैल्यू, तो वो बॉर्न एनर्जी तुम ज़्यादा सही निकाल पाओगे इसकी तुलना में। इसका मतलब क्या हुआ, पाउलिंग का महत्व ज़्यादा हो गया, पाउलिंग को मुल्किन से ज़्यादा महत्व दिया गया। लेकिन मुल्किन ने भी बड़ी मेहनत की थी और फार्मूला बना करके सारी एलिमेंट की वैल्यू भी निकाली, तो इसका भी उत्साह न कम होने पाए। इसको भी महत्व देने के लिए क्या किया गया, इस फार्मूले को 2.8 से डिवाइड कर दिया गया। डिवाइड करके इसके फार्मूले को, मुल्किन को पाउलिंग के बराबर कर दिया गया और फार्मूला बन गया पाउलिंग वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई, इसको 2.8 से जब डिवाइड कर देंगे मान लो, तो जानते हो क्या आएगा, 5.6 आ जाएगा। तो अब ये फार्मूला बन गया नया। अब ये हो गए पाउलिंग स्केल पर आ गई वैल्यू। ये मुल्किन है, एम मतलब मुल्किन, एक्स मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्स सिंबल इलेक्ट्रोनेगेटिव का है, एम मतलब मुल्किन, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव किस पर, पाउलिंग। अब यहाँ 5.6 कर दो, 5.6, ये 5.6 को हम कहेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर है। यहाँ एडजस्ट किया गया है मुल्किन को पाउलिंग के साथ। अब पाउलिंग ने मुल्किन का महत्व देने के लिए उस फार्मूले को अपने साथ चेंज कर लिया। क्यों महत्व क्यों दिया पाउलिंग ने, जब पाउलिंग की वैल्यू ज़्यादा महत्व सही आ रही है तो पाउलिंग को हाईलाइट होना चाहिए था। फिर पाउलिंग ने मुल्किन का भी साथ दे दिया और उसको महत्व देना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि मेटल की बॉन्ड एनर्जी एक्यूरेट नहीं निकल पा रही है, तो पाउलिंग की मजबूरी है कि हमको कुछ दूसरा रास्ता अपनाना है। तो उसने क्या किया, मुल्किन का जो सपोर्ट किया उसके फार्मूले को ही 2.8 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा फार्मूला क्या हो गया, 5.6 हो गया। अब ये फार्मूला, अब वैल्यू किस पर आ गई, पाउलिंग सेल पर आ गई। हाँ, एक बार फिर बोलेंगे, यहाँ एनर्जी इलेक्ट्रॉनिटी किस में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए। हाँ देखो सामने, हाँ एक चीज़ छूट गया है, उसको ऐड कर लें। अभी जो हमने डेल्टा वैल्यू यहाँ थोड़ी देर पहले लिखा था, एक्स्ट्रा बॉन्ड डिशन एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल लिखा था ना, और उस किलो कैलोरी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने की वजह से 0.208 हमने दिया था। मान लो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू किलो कैलोरी में ना दे के किलो जूल्स में दे दिया। किस में दे दिया, किलो जूल्स में। तो उस किलो जूल्स को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो ये वैल्यू बदल जाएगी, तब तो ये वैल्यू नहीं रहेगी ना, वैल्यू बदल जाएगी। तब वैल्यू क्या होगी, तो उस केस में यहाँ वैल्यू हो जाएगी 0.1017 हो जाएगी। कब, जब ये डेल्टा वैल्यू किस में है, डेल्टा वैल्यू दी गई है एक्स्ट्रा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन किलो जूल्स पर मोल। यदि एक्स्ट्रा बॉन्ड डिशन एनर्जी की वैल्यू किलो जूल्स में दे दी गई है, याद करो इससे पहले हम किलो कैलोरी दिए थे और हमने किलो जूल्स में, ऐसा यूनिट है किलो जूल्स, यदि किलो जूल्स में दे दी जाएगी तो उसको हम जब कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो यहाँ हो जाएगा 0.1017 हो जाएगा। तो हम ये कहना चाहेंगे कि बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू किलो कैलोरी में दी गई मान लो, तो यहाँ 0.208 रख के सॉल्व करना, और यदि बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू किलो जूल्स में दी गई है तो इस जगह 0.1017 की वैल्यू रख के फार्मूला यूज़ करना। इसलिए पाउलिंग के दो फार्मूले हो गए अब तो, एक फार्मूला किलो कैलोरी पर जब दिया रहा है बॉन्ड एनर्जी, और दूसरा किलो जूल्स पर। किलो कैलोरी रहेगा तो यहाँ 0.208 हो जाएगा, और किलो जूल्स रहेगा बॉन्ड एनर्जी तो 0.1017 हो जाएगा। यूनिट पर ध्यान नहीं देते ना, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है, जबकि इसमें कुछ है नहीं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यूनिट को ध्यान में रख के चलना बस। अच्छा, यहाँ पे वही बात आएगी, देखो सामने यहाँ बताओ किस में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी की वैल्यू किस में दिया है,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तब तुमने फॉर्मूला लगाया और लगा के इलेक्ट्रॉनिक निकाली पाउलिंग स्केल पर। अब क्वेश्चन देखो इसमें कैसे आएगा। देखो कोई एटम X है, मतलब कोई एटम A है समझो, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बता रहा है, इलेक्ट्रॉन Ft की वैल्यू भी बता रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बता रहा है, और कह रहा है इस एटम A की इलेक्ट्रोनेगेटिव बताओ मुल्किन स्केल पर। किस पर पूछ रहा है? तो हम ये फार्मूला रख के ये फार्मूले में रख के वैल्यू निकाल लेंगे। आंसर जी इलेक्ट्रॉनिटी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख करके इस फार्मूले से निकालेंगे। मान लो कहता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पता पाउलिंग स्केल पर, क्या बोल रहा है, तो फिर हम ये फार्मूला रख के निकाल लेंगे। उस समय ये नहीं दिमाग में चलेगा कि पाउलिंग ने तो इलेक्ट्रोनेगेटिव निकालने के लिए बॉन्ड एनर्जी का हेल्प लिया था, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया, आंसर जी दिया, मतलब ये तो क्वेश्चन गलत है। बोलो नहीं, जब बॉन्ड एनर्जी दिया हो तो इसका यूज़ करो पाउलिंग की वैल्यू निकालने के लिए, और जब आंसर जी दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू तो इससे निकालो। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, लेकिन ये फार्मूला तभी लगाना जब आंसर जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता। मान लो किलो जूल्स में दे दे, तब यही वैल्यू किलो जूल्स में रहे, यही आंसर जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी की वैल्यू किलो जूल्स में आ गई, तब क्या करेंगे, किलो जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर देंगे। किलो जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए एक दिन फार्मूला बताए थे क्लास में, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 96.48 किलो जूल्स के होता है, याद करो। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे फार्मूले को 96.48 से डिवाइड कर देंगे, तो ये पूरा फार्मूला हो जाएगा, पूरा 540 हो जाएगा। कितना? 540। तो मेरा फार्मूला भी हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 540, 540, और ये वैल्यू हो जाएगी अब किलो जूल्स पर मोल में। करके देख लो, 5.6 इंटू 96.48 करोगे, राउंड फिगर में 540 आएगा। तो पाउलिंग वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिव निकालने का एक फार्मूला मेरा और बन गया, ये वाला फार्मूला। ये फार्मूले का इस्तेमाल कब करेंगे? जब आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू दी गई है किलो जूल्स पर मोल में, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो इसका इस्तेमाल करेंगे पाउलिंग वैल्यू निकालने के लिए। क्वेश्चन मिलेंगे गाइड में, लगा के वैल्यू चेक करके लगा के देख सकते हो उनसे। अच्छा, क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किलो कैलोरी में दे दिया, किलो जूल्स में ना दे करके किलो कैलोरी में दे दिया, तब तो देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 23 किलो कैलोरी पर मोल के होता है। यदि हमको ये वैल्यू किलो कैलोरी में दी जाएगी, किलो कैलोरी में, तब हम क्या करेंगे, इस 96.48 की जगह 23 कर देंगे, 23 कर देंगे। अच्छा, हम 23 कर देंगे तो फिर ये पूरी वैल्यू 130 हो जाएगी, 130। तो फिर मेरा फार्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पाउलिंग स्केल पर आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 130। हाँ, अब ये वैल्यू आंसर जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किलो कैलोरी में रिपोर्ट की जाएगी। यूनिट पर ध्यान देना कि आखिर बॉन्ड एनर्जी या आंसर जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किलो जूल्स पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। नोट कर लिया? ये सारी पाउलिंग पे ही मिलेगा तुमको, क्योंकि सबको तुमने 2.8 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है ना। अच्छा, एक स्केल और बनी, तीसरा ऑलरेड रॉकू स्केल। इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिव निकालने के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का हेल्प ले लिया। वही इफेक्टिव चार्ज उन्होंने शुरू में बताए थे स्लैटर रूल से, उससे उन्होंने निकाला इलेक्ट्रोनेगेटिव, और निकालने के बाद जो फार्मूला बनाया उससे उन्होंने वैल्यू निकाली, और वो वैल्यू पाउलिंग वैल्यू से पूरा मैच कर रही थी। और उसके बनने के बाद पाउलिंग स्केल का महत्व और बढ़ गया। इसलिए हमने एक दिन बोला भी था, पाउलिंग स्केल इज मोस्ट वाइडली यूज।
ज़्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव निकालने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो पाउलिंग स्केल ही यूज़ करते हैं, तो उसको भी नोट कर लो। तीसरा स्केल ऑलरेड-रॉको स्केल। ऑलरेड-रॉको स्केल, हाँ, इज बेस्ड ऑन effective nuclear charge. This scale electronegative based on effective nuclear charge. हाँ, इन्होंने जो फार्मूला डिराइव किया था इलेक्ट्रोनेगेटिव निकालने के लिए वो ये था 0.359 Z स्टार अपॉन RA स्क्वायर प्लस 0.744। ये है फॉर्मूला। 0.359 Z स्टार अपॉन RA स्क्वायर प्लस 0.744। ये X इलेक्ट्रोनेगेटिव का सिंबल है, A स्टैंड फॉर ऑलरेड, उनकी स्केल पर है। Z स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये R क्या है? रेडियस, उस एटम का रेडियस जिसकी हम इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं। R इज द रेडियस ऑफ एटम, उस एटम का रेडियस जिसका हमें निकालना है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एग्जाम में देखो हमको बॉन्ड लेंथ बताएगा उस एटम का, जैसे मान लो कर दिया क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ ये है, तो बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा। क्वेश्चन देखो ऐसे आएगा, क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ ये है, तो बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड लेंथ का हाफ कर देंगे, रेडियाई को उठा करके यहाँ रख देंगे, और क्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमको निकालने आता है, स्लैटर रूल से निकाल सकते हैं, और वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, सॉल्व करके निकाल लेंगे, और जो वैल्यू मेरी आएगी वो मेरी पाउलिंग वैल्यू के साथ मैच कर जाएगी। नोट करो, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव इन ऑलरेड स्केल, the value of electronegativity in Allred scale similar to Pauling value. The value of electronegativity in Allred scale similar to Pauling value. Similar to Pauling value. Pauling के बराबर है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव निकालने की 3 स्केल, पाउलिंग, मोल्किन, ऑलरेड-रॉको। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाउलिंग का। तो क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बस यूनिट पर ज़्यादा ध्यान देना, यूनिट पे ध्यान नहीं देते, बस एक ही फॉर्मूला रट के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रॉब्लम फंस जाता है। फिर बोलो क्लियर हुआ? ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव कंप्लीट। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी आती है वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर। तो इंट्रोडक्शन ले लें ताकि उसका आगे हम यूज़ कर पाएंगे। हाँ, हेडिंग दो वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट की वैलेंसी। वैलेंसी ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा आगे चल के, केमिकल बॉन्डिंग से इसका संबंध है डायरेक्ट। तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते समय इसका हमको बार बार यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से सुनो। आगे चल के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ोगे उसमें भी इसका बहुत हेल्प मिलेगा, कई क्वेश्चन का आंसर इसके अंदर है। टॉपिक एलिमेंट की प्रॉपर्टी का, वैलेंसी का, लेकिन इसका संबंध है सीधे केमिकल बॉन्डिंग के साथ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, इसलिए बात को समझना हो ध्यान से। हाँ देखो, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी, बॉन्ड बनाने की क्षमता को बोलते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, एक एटम की दूसरे एटम के साथ कंबाइन करना, बॉन्ड बनाने की क्षमता, कैपेसिटी को बोलते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग
combining capacity of elements to form chemical bond. एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड इज नोन एज वैलेंसी। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की, बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है वो कहलाती है वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। अब देखो सबका नेचर अलग है, कोई व्यवहारिक ज़्यादा होता है, कभी ज़्यादा लोग फ्रेंड्स बनाते हैं, कुछ लोग आइसोलेटेड होते हैं, तो सबका नेचर अलग अलग, सबकी कंबाइन करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो हम टेबल के जो एलिमेंट्स हैं इनका देखना चाहते हैं कि ये कितने बॉन्ड बनाएगा, क्या क्या इसके कंपाउंड पॉसिबल है, क्या इसके कितने कंपाउंड पॉसिबल हैं, उसमें कौन स्टेबल और कौन अनस्टेबल है, वो चीज़ हमको यहाँ सीखने में आ जाएगी सब कुछ। और जो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी है, वही हम आगे चल के स्टडी भी करेंगे। उनका शेप, उनका हाइब्रिडेशन, उनका डाइपोल, उनकी रिएक्शंस, वही स्टडी करेंगे जिसकी पॉसिबिलिटी है, और वो हमको यहाँ समझ में आ जाएगा। तो देखो, वैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी दो तरह की होती है, एक होता है कोवैलेंसी, एक है कोवैलेंसी और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन नंबर, या इसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी दो तरह की होती है, एक पहला कोवैलेंसी और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। पीरियाडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट की दो वैलेंसी होती है, एक उसकी कोवैलेंसी और दूसरा उसी का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, कोवैलेंसी क्या है? जवाब, कोवैलेंसी किसी एलिमेंट की टेंडेंसी कि वो एलिमेंट कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा वो उसकी कोवैलेंसी कहलाएगा। बात समझ में आई? हर आदमी का नेचर है, इतने हम व्यवहारिकता है, इतने आदमी दोस्त बनाएंगे कि हम किसी दो दोस्त बनाए, कोई 10 बनाए, कोई 20 बनाए, कोई 100 दोस्त बनाएगा। सबके अपना अपना नेचर है। तो एलिमेंट का भी अपना नेचर है कि वो कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। जितना भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा वो है उसकी कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी मतलब टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। किसी एलिमेंट की कोवैलेंसी वो उसकी टेंडेंसी है कि वो एलिमेंट कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा वो उसकी कोवैलेंसी कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन बताओ कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हीलियम की स्टेबिलिटी पे आ जाएगा, तो हीलियम को पाने के लिए एक की बॉन्डिंग करेगा, कोवैलेंसी हो गई एक। अच्छा, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी, हाँ, क्योंकि उसके पास 6 है, नियॉन को पाने के लिए 2 चाहिए तो 2 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी हो गई 2। अच्छा, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी, हाँ, क्योंकि वैलेंस शेल में 5 है, नियॉन को पाने के लिए 3 चाहिए तो 3 पाने के लिए 3 की शेयरिंग करेगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी हो गई 3। वैसे ही हर एलिमेंट की अपनी अपनी कोवैलेंसी होती है, जो कि हम देख कर बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट की कि कितने नॉर्मल बना सकता है, कितना मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है। तो जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा वो कोवैलेंसी कहलाएगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? कि जब वो बॉन्ड बनाएगा उस बॉन्डिंग के दौरान उसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन या तो लॉस या तो गेन, उस लॉस गेन से उस एटम पर जो भी चार्ज आएगा, जो भी नेट चार्ज आएगा वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। दोनों में फ़र्क है, इस फ़र्क को समझोगे ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 क्वेश्चन मिलते जुलते दिखेंगे और दोनों को एक ही समझ लेंगे, जबकि दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि एक कोवैलेंसी है और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर है। तो जब तक ये डिफरेंस नहीं समझोगे ना, तुम्हारे क्वेश्चन भी सब नहीं लग पाएंगे। तो डिफरेंस क्या है कोवैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर पे? पहला, वो कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, वो कोवैलेंसी कहलाएगा। अच्छा, बॉन्ड बनाने से जो उस पर नेट चार्ज आएगा
वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, कोवैलेंसी कभी पॉजिटिव निगेटिव में नहीं होगी, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा, फ्रैक्शन भी होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू भी होगी, जबकि कोवैलेंसी न तो पॉजिटिव, न तो निगेटिव, न तो जीरो, न तो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। बोलो, बात समझ में आया? दोनों में फ़र्क है। और ये दोनों वैलेंसी एक ही एलिमेंट की है, ये अलग अलग की एलिमेंट की बात नहीं है। एक ही एलिमेंट में कोवैलेंसी भी है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर भी है। जैसे समझो कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, उस आदमी ने 3 दुकानें खोली, जितनी दुकानें खोली वो है उसकी कोवैलेंसी। अब उसकी क्षमता है 3 दुकान चलाने की, क्षमता है 3 दुकान चला रहा है आराम से, तो उसकी कोवैलेंसी क्या हो गई? 3। अब उस 3 दुकान खोलने से जो उसको नेट प्रॉफिट हुआ, जो नेट मनी उसको मिली, लॉस गेन जो भी हुआ, वो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। बोलो, बात समझ में आई? तो जितने वो बिजनेस कर रहा है, जितने वो दुकानें खोल रहा है, वो उसकी कोवैलेंसी है। और उन दुकानों से जो उसको प्रॉफिट हो रहा है, या लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अच्छा, कोवैलेंसी कभी पॉजिटिव निगेटिव में नहीं होगी, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है। अब दुकान खोलेगा, 2 दुकान खोलेगा, +2 दुकान नहीं खोलेगा, -2 दुकान नहीं खोलेगा, ये संख्या पॉजिटिव निगेटिव में नहीं होगी, लेकिन 2 दुकान खोलने के बाद मनी प्लस में भी जा सकती है, माइनस भी जा सकती है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव। अच्छा, कोवैलेंसी कभी जीरो नहीं होगी, कोवैलेंसी कभी जीरो नहीं होगी। जब भी बॉन्ड बनाएगा, या तो 1 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, जीरो बॉन्ड तो कभी नहीं बनाएगा। जीरो बॉन्ड का मतलब वो नॉबल है, वो तो बॉन्ड ही नहीं बना रहा, तो फिर वैलेंसी कहाँ से आई? वैलेंसी है तो बॉन्ड बनेगा, 1 2 3। जीरो बॉन्ड नहीं बन सकता, कोवैलेंसी कभी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जीरो भी हो सकता है। 2 दुकानें खोली, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस, चार्ज जीरो, चल सकता है, हो सकता है। अच्छा, कोवैलेंसी कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी। जैसे 2 दुकान खोलेगा, 3 दुकान, 2.5 दुकान नहीं खोलेगा, 3.5 दुकानें नहीं खोलेंगी, या तो 2 खोलेगी या 3 खोलेगी, जितनी उसकी क्षमता हो। नंबर ऑफ दुकान, नंबर ऑफ बिजनेस, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, लेकिन मनी का लॉस गेन, फ्रैक्शंस वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती? बोलो, फ़र्क है। समझ में आ रहा है? उसको नोट कर लिया ना? अब इस फ़र्क को ध्यान में रखते हुए अब हमको करना क्या है, टेबल के जितने भी एलिमेंट हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, सारे एलिमेंट की कोवैलेंसी डिफाइन करना है, सारे एलिमेंट की। अब जैसे बोरान फैमिली मान लो 3 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट, सबकी वैलेंसी डिफाइन करेंगे। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सबका स्वभाव अलग है, किसी ने 1 फ्रेंड बनाया, किसी ने 2 फ्रेंड, किसी ने कोई भी फ्रेंड नहीं बनाया, सबका नेचर है। बोलो, तो यहाँ पर भी क्या है, सारे एलिमेंट का नेचर है, सबकी कोवैलेंसी अपनी अपनी है, तो वो पहचानना होगा, ताकि उसी के हिसाब से तो केमिस्ट्री आएगी उसकी, उसके रिएक्शंस आएंगे, उसके मॉलिक्यूल आएंगे। तो नेक्स्ट टर्न पर हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को पूरे पीरियोडिक टेबल में अप्लाई करेंगे, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक में।